हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम 5 अंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में बनता है। हम बात कर रहे हैं बोर के परमाणु मॉडल की, जिन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए यह मॉडल प्रस्तुत किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पेपर में बनता है। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल और यानी आसान तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो भाई थोड़ा सा तो बनता है कि आप एक सब्सक्राइबर एक लाइक तो कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बोर का परमाणु मॉडल क्या है। तो सन 1913 में नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। यानी कब किया? सन 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा? मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत लगाकर उसको दूर किया। यानी इनमें कमियां कौन कौन सी थी? एक तो इस परमाणु के स्थायित्व की कमी की थी, और दूसरा इनके परमाणु की स्पेक्ट्रम की व्याख्या वो नहीं कर पाए थे। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने इनको 3 परिकल्पनाओं में बांटा। तो देखिए, इन कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं इन्होंने प्रस्तुत की। पहली परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने सिंपल बताया था कि चारों ओर घूमते रहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत यानी निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। इन ऊर्जा स्तरों में इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए क्या है, विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं जिन्हें हम संख्या से यानी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या इन्हें क्या करते हैं KLMN द्वारा इन्हें प्रदर्शित करते हैं। इन्हें हम कक्षाएं या कोष भी कहते हैं। संख्या में प्रदर्शित करें तो 1 2 3 4 लिख सकते हैं, और भी कक्षाएं होती हैं। लेकिन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और उन कक्षाओं क्या बोला हमने, KLMN से प्रदर्शित करते हैं। और रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निश्चित कक्षाओं में ना होकर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो पहला तो यही तो उनको मॉडल यानी यही उनका दोष दूर किया कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए क्या होते हैं, अपनी अनुमत कक्षाओं में घूम सकते हैं, निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है। जैसे यहाँ पर दिखाया KLMN क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अपने कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और निश्चित होती हैं इनकी संख्याएं। तो इन कक्षाओं यानी इन्हें कक्षाएं या कोष को KLMN द्वारा हम अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या संख्या 1 2 3 4 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यह पहला इनकी परिकल्पना थी। ठीक है, तो याद रहेगा। फिर अगली परिकल्पना में क्या बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें कोणीय संवेग MVR यानी M द्रव्यमान, V वेग, R त्रिज्या का मान क्या हो जाए, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यानी h क्या होगा, प्लैंक नियतांक, और h 2 पाई क्या होगा, 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। यानी किस सूत्र द्वारा, MVR बराबर NH/2 पाई। यानी क्या होगा कि जी कक्षाएं हैं यानी n, जो यहाँ पर n क्या होगा आपकी जो पूर्णांक होगा यानी 1 2 3 4 होंगे, यानी हम मुख्य क्वांटम संख्याएं भी कहते हैं। तो क्या कह रहे भी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग यानी MVR का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर रेखीय संवेग होगा यानी कोणीय संवेग होगा वो किसका जो h/2 पाई का जो संख्या क्या होगी वो उसकी पूर्ण गुणज होगी, यानी मुख्य क्वांटम संख्या h/2 पाई की पूर्ण गुणज होगी। तो उन्हीं कक्षा में घूमेंगे। तो इन सूत्र को याद कर लेना है आपको, MVR बराबर NH/2 पाई। n क्या होगा यहाँ पर पूर्णांक होगा, यानी 1 2 3 4 यानी उन कक्षाओं की संख्या होगी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो उन्होंने नाभिक, तो आप जानते हो कि नाभिक की परिभाषा उन्होंने प्रदर्शित की थी और देखा कि इस प्रकार बोर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं। इसी प्रकार मान लिया उन्हें कि इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक की निश्चित यानी जो होगी नाभिक की कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। तो इन्होंने किसकी, स्थायी कक्षाओं की खोज कर ली। यानी स्थायी कक्षा कौन कौन सी, KLMN ये स्थायी कक्षा होती है। K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, L में 8, M में 18, इसमें 32, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है,
तो तीसरी परिकल्पना बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरी परिकल्पना थी, उसको समझना है। भाषा थोड़ी बड़ी है लेकिन समझ में बहुत अच्छे तरीके से आने वाली है। इसे बताया था कि साधारणतः इलेक्ट्रॉन परमाणु की निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में घूमते हैं। यह अवस्था उनकी मूल अवस्था कहलाती है। यानी साधारणतः बताया कि साधारणतः इलेक्ट्रॉन नाभिक की न्यूनतम यानी जो कम कक्षा में, छोटी वाली कक्षाओं में घूमते हैं, वो इसकी क्या बताई उन्होंने, मूल अवस्था कहते हैं। यानी अगर आप उसको अलग अलग पॉइंट में बांटोगे तो पहले ही आप यहाँ से लिख सकते हो कि साधारण इलेक्ट्रॉन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा की कक्षाओं में घूमते रहते हैं और यह कक्षा क्या कहलाती है, यह अवस्था उसकी क्या कहलाती है, मूल अवस्था कहलाती है। फिर क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है, दूसरी ऊर्जा में चला जाता है, तो क्या होता है, तो देखिए उच्च चला जाता कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अपशोषण होता है। यानी ऊर्जा क्या होने लगती है, अपशोषित होने लगती है, यानी ऊर्जा का अपशोषण होता है। तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में जाता है, यानी अब निम्न ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा की कक्षा में आता है या नीचे आता है, तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो बस आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा में जाता है तो उसका अपशोषण होता है, और अगर वो निम्न ऊर्जा में आता है तो उसका उत्सर्जन होता है। अर्थात कह सकते हैं, फिर क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अपशोषण या उत्सर्जन केवल तभी किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। यानी उसके स्पेक्ट्रम की बात करी कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा तभी ऊर्जा का उत्सर्जन या अपशोषण होता है। यानी वो बताया कि ऊर्जा में परिवर्तन कब होगा, जब वो क्या होगा, अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगा। क्या होगा सूत्र, E2 माइनस E1 बराबर एच सी बटे लैम्डा हो जाएगा। एच प्लग नहीं था, सी प्रकाश का यानी तरंग दैर्घ्य पढ़ा होगा आपने, तरंग दैर्घ्य का यानी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की बात करें तो यहाँ पर E2 बराबर En यानी n बराबर 2 स्तर की ऊर्जा होगी, और अगर E2 बराबर n एक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कक्षा की त्रिज्या जितनी अधिक होगी ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। यानी जब पहले कक्षा की ऊर्जा जितनी अधिक होगी जितनी अधिक होगी ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार यह बोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।